के बिल्कुल खिलाफ है। काली टोपी हिंदुस्तान की संस्कृति में नहीं है। आप जिस आरएसएस की बात कर रहे हैं, जिस नगपुरिया कानून की बात कर रहे हैं, संविधान को हटा करके वही नगपुरिया कानून प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में लाना चाहती है। संविधान को रिप्लेस कर रहे हैं, संविधान को बर्बाद कर देना चाहते हैं। अपने कानून बना करके ये ऐसे कानून लाए हैं जो संविधान में नहीं है। इसका मतलब ये है संविधान को खत्म कर रहे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। आरएसएस के लोग हिंदुस्तान के नहीं है, ये विदेश से आए हुए लोग हैं। इन्होंने आजाद भारत पे कब्जा कर रखा है। गोडसेवादी लोग हैं। गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था, उसको कोई देशभक्त नहीं कह सकता। मैं उसको गद्दार कहता हूं। गांधी जी राष्ट्रपिता थे, मैं उनको राष्ट्रपिता कहता हूं। और गोडसे को मानने वाले लोगों को मैं देश का गद्दार कहता हूं और पूरा देश उनको गद्दार कहता है। अरे जालिम, तेरे आगे हम कभी झुके थे न झुकेंगे। ये बात जाओ इस दौर के हिटलर से कह दो। ये आरएसएस के लोग जो हैं, ये दो राष्ट्र सिद्धांत पर काम करने वाले लोग हैं। ये पुनः जिस तरह से उस वक्त ब्रिटिश कंपनी आई थी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी में पूरे देश को गुलाम बना दिया था। व्यवस्थाएं हैं, निजी कंपनियों को बेच करके, सरकारी संस्थाओं को निजी कंपनियों को बेच करके आप अपने दोस्त नीरव मोदी के साथ विदेश चले जाना चाहते हैं। ये मैं जानता हूं, क्योंकि इनके दोस्त जो हैं वो विदेश भाग चुके हैं। मंत्री जी मूक दर्शक बने हुए हैं। इसका मतलब है कोई एक ऐसी विचारधारा उन पर, उनकी जुबान पर लगाम लगाए हुए है जो बहुत बड़ी ताकत में है। उस विचारधारा के खिलाफ बोलने की इनकी ताकत नहीं है। वो विचारधारा कोई और विचारधारा नहीं है। मैं बेबाक अंदाज में बोलता हूं, वो आरएसएस की विचारधारा है जो देश को पुनः गुलाम बना देना चाहती है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो संविधान है ये देश का वो मजलूम मजदूर बेबस लोगों का वो असली किताब है। उनके लिए किताब नहीं, ये उनके लिए कितना बड़ा ग्रंथ है कि उनके आवाज़ों को सुरक्षित रखने के लिए, उस मजदूर मजबूर और मजलूम कम्युनिटी को सुरक्षित रखने का सबसे मजबूत ग्रंथ है। यही वो ग्रंथ है जिसकी वजह से आज एक छोटे से छोटा व्यक्ति उसको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। लेकिन आज जो स्थिति है, आज देश की स्थिति है कि संविधान को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया गया है। देश की जो सबसे कमजोर कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी है, उसके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है। संविधान को एक तरफ रख दिया गया है। संसद में बैठ करके सिर्फ ध्वनि मत से इस संविधान को तार तार करके बिल पास कर दिए जाते हैं। और 2019 में सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति जी एक अभिवादन भाषण पढ़ते हैं। वो भाषण क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो सरकार की तरफ से लिखा हुआ होता है। उसमें सरकार लिखती है कि मेरी जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है, वो सरकार जो है राष्ट्र को मजबूत करने के उस संकल्प के प्रति, उस प्रण के प्रति संकल्पित है जिसकी नींव 2014 में रखी गई। तो ये संविधान को तार तार करने वाली बात है। क्या राष्ट्र को जो मजबूत करने की नींव 2014 में मोदी जी के बाद रखी गई? राष्ट्र को मजबूत करने के नींव सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, उन्होंने रखी। राष्ट्र को मजबूत करने की नींव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने रखी। आप उस संविधान को तार तार करने की बात संसद में खड़े होकर के कहते हैं। संविधान को बचाने की लड़ाई आज जो किसान यहाँ बैठा हुआ है, ये किसान के साथ साथ फसलों के साथ साथ देश की नस्लों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। क्या लगता है इस देश में संविधान अब खतरे में? क्या आरएसएस जिस तरह से लगातार अपने 100 साल से ज़्यादा का वक्त आरएसएस को बीत चुका है, 100 साल हो रहे हैं, और बीजेपी सत्ता में जब से आई उसके बाद लगातार कहा जा रहा है कि संविधान पर हमला हो रहा है, क्या आप मानते हैं वाकई संविधान पर हमला है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, संविधान पर बिल्कुल हमला है। संविधान को बर्बाद किया जा रहा है। और आप जो आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस का मतलब जानते हैं आप? आरएसएस जो सर पर है वो काली टोपी लगाते हैं जो हिंदुस्तान की संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। काली टोपी हिंदुस्तान की संस्कृति में नहीं है। आप जिस आरएसएस की बात कर रहे हैं, जिस नगपुरिया कानून की बात कर रहे हैं, संविधान को हटा करके वही नगपुरिया कानून प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में लाना चाहती है। ये जो है ये हिंदुस्तान के आरएसएस क्या लगता है पीछे की दरवाजे से कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं क्या संविधान को रिप्लेस करने की तैयारी हो रही है? बिल्कुल, संविधान को रिप्लेस कर रहे हैं, संविधान को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये अपने कानून बना करके ये ऐसे कानून लाए हैं जो संविधान में नहीं है। इसका मतलब ये है संविधान को खत्म कर रहे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। और आरएसएस की बात बताऊं, आरएसएस के लोग हिंदुस्तान के नहीं है, ये विदेश से आए हुए
लोग हैं, इन्होंने आज़ाद भारत पे कब्जा कर रखा है और ये उस कम्युनिटी, उन लोगों के हकों को छीनने का काम कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ा है। इनके एक भी आदमी का आप नाम बता दीजिए। आरएसएस का व्यक्ति जो जेल से छूट करके आता है, जिसका नाम वीर सावरकर होता है, वो अंग्रेजों के दो राष्ट्र सिद्धांत पर अंग्रेज वहाँ उनसे लेख लिखवाते हैं। नाम सावरकर होता, वीर कहा जाता है। वीर मैं नहीं कहूँगा, वीर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। जो व्यक्ति देश के संविधान, देश के आंदोलन, जो महात्मा गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को तोड़ने का वादा करके और दो राष्ट्र सिद्धांत जिस पर मोहम्मद अली जिन्ना काम करना चाहते थे, उसी पर वीर सावरकर उस पर काम करना चाहता था। दो राष्ट्र सिद्धांत पर काम करने का वादा करके जेल से छूट के आया, उसको वीर कहेंगे आप? मैं कैसे वीर कह दूं? ये अंग्रेजों के गुलाम थे उस वक्त से, और ये अंग्रेजों के गुलाम देश को पुनः अंग्रेजों का गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं। आप मानते रहो कि आरएसएस के लोग इस देश के नहीं हैं? आरएसएस यहाँ के नहीं है, ये भी देश के लोग हैं, ये फासिस्ट ताकतें हैं, फांसीवादी लोग हैं। ये देश को इसीलिए नफरत में झोंक रहे हैं। इस हिंदुस्तान में रहने वाले लोग एक दूसरे से आपस में भाईचारा है, उनका प्रेम है। ये लोग बाहर से आए हैं, ये इसीलिए किसी से प्यार नहीं करते। अगर इनको किसी से प्यार होता तो आप बताइए, देश का जब देश आज़ाद 1947 में हुआ, लेकिन उस नागपुर जो आरएसएस की सबसे बड़ी शाखा है, उस पर तिरंगा फहराने में इनको 40 साल से ज़्यादा का वक्त क्यों लगा? ये अंग्रेजों के गुलाम हैं, ये फांसीवाद लोग हैं, ये देश में फासिस्ट ताकतों को जन्म देते हैं और देश में नफरत फैलाने का काम। ब्राह्मणवादी विचारधारा के पोषक हैं क्या ये? ब्राह्मणवादी विचारधारा कहा जाता है इनको। ब्राह्मणवादी विचारधारा नहीं, इनको फासिस्ट कहा जाता है, फांसीवादी लोग कहा जाता है। ये फांसीवादी लोग हैं, ये देश में नफरत फैलाते हैं और नफरत की राजनीति करते हैं। देशभक्त खुद को बताते हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े गद्दार ये हैं। ये नाथूराम गोडसे वाले लोग हैं, ये गोडसेवादी लोग हैं। गोडसे आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी था, उसको कोई देशभक्त नहीं कह सकता। मैं उसको गद्दार कहता हूँ। गांधी जी राष्ट्रपिता थे, मैं उनको राष्ट्रपिता कहता हूँ, और गोडसे को मानने वाले लोगों को मैं देश का गद्दार कहता हूँ, और पूरा देश उनको गद्दार कहता है। लेकिन आज जब से केंद्र की मोदी सरकार आई है सत्ता में, तब से देखा गया है लगातार गोडसे को राष्ट्रभक्त बताने की कोशिश की जाती रही। मैं यही तो आपको बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को बता देना चाहता हूं कि वो गोडसे जो देश की आज़ादी में जिन महात्मा गांधी जी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध में जब महात्मा गांधी जी ने जर्मन के चांसलर का साथ दिया, और उसके बाद जब उनसे कहा गया जर्मन के चांसलर से कि आप अपनी सेना को हटा लीजिए, तो चर्चिल ने वहाँ बैठ करके पूरे ब्रिटिश लोगों के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया है, और अब हमें देश उस भारत को छोड़ना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा था कि आप तो द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके हैं, आप ऐसे क्यों घबरा रहे हैं? गांधी जी पर ऐसा कौन सा हथियार है? तो उन्होंने कहा था महात्मा गांधी जी पर एक डंडा है, लेकिन उनका आत्मविश्वास बहुत मजबूत है, दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत है। उस दृढ़ संकल्प के साथ महात्मा गांधी जी निकल पड़े हैं, और वो हमको वहां से भगा के दम लेंगे। तो वही बात है, आज जो आरएसएस के लोग हैं, ये फांसीवादी लोग, उन्होंने महात्मा गांधी जी के उन विचारों की हत्या की थी। और यही लोग आपने देखा होगा देश में जहां जहां आंदोलन होते हैं, ये आरएसएस और नाथूराम गोडसे के भक्त उन आंदोलनों पर गोलीबारी करते हैं। चाहे वो शाहीन बाग पर सीए एनआरसी का आंदोलन रहा हो, चाहे वहीं पर ये किसान आंदोलन रहा हो। किसान आंदोलन पर आपको पता होगा कि पिछले साल यहाँ पर रात में आदरणीय राकेश टिकैत साहब को उठाने के लिए यहाँ का जो विधायक है वो आ जाता है, और आरएसएस के चंद गुंडे आ जाते हैं। इनका जो काम रहा है, जो गांधी जी के हत्यारे हैं, वो गांधी जी के विचारों की भी हत्या करना चाहते हैं। वो देश के आंदोलनकारियों को कुचलना चाहते हैं, लेकिन उनके कुचलने से देश के आंदोलनकारी दबने वाले नहीं हैं। पोरस से कह दो, ये सिकंदर से कह दो, कतरा हूं मैं मगर ये समंदर से कह दो, अरे जालिम तेरे आगे हम कभी झुके थे न झुकेंगे, ये बात जाओ इस दौर के हिटलर से कह दो। अभी एक बीजेपी की प्रवक्ता हैं, और एक निजी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि ये जो आज़ादी हमें मिली है, ये आज़ादी 100 साल की एक लीज पर मिली हुई है, 90 साल की लीज पर मिली हुई कह रही थी। जो भाजपा की प्रवक्ता हैं, उनको पता है कि हमें उन लोगों को देश को पुनः सौंपना है। ये आज़ादी हमने किसी से लीज पर नहीं ली है, ये आज़ादी हमने बड़े संघर्षों के बल पर ली है। इस आज़ादी में देश के हजारों वीर जवानों को अपनी जान की बाजी लगा देनी पड़ी है। ये आज़ादी जलियांवाला बाग में हमारे देश की माँ बहनों के सिंदूर को उजाड़ कर ली गई है। उस सिंदूर को और जलियांवाला बाग में लोगों को कुचला गया है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को जो है
अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया है, उन पर सरकारी कुत्ते छोड़े थे और तब ये जाकर हमें आज़ादी मिली है। ये आज़ादी लीज पर नहीं मिली है। और इसको पुनः अगर ऐसा किसी की विचारधारा है तो वो आरएसएस और भाजपा के लोगों की हो सकती है। क्या इस तरह की बात करके क्या इस देश के संविधान को रिप्लेस करके मनुस्मृति को आगे लाने की कोशिश है? मैं आपको पुनः वही कह रहा हूँ, ये फांसीवादी लोग हैं, ये आरएसएस के लोग जो हैं, ये दो राष्ट्र सिद्धांत पर काम करने वाले लोग हैं। ये पुनः जिस तरह से उस वक्त ब्रिटिश कंपनी आई थी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी में पूरे देश को गुलाम बना दिया था, उसी तरह ये व्यक्ति जो आज सरकार में बैठे हुए हैं, ये मेक इन इंडिया के नाम पर विदेशों के लोगों को देश का गुलाम बना देना चाहते हैं। आप बताइए, सरकारी कंपनी बीएसएनएल कंपनी जो सरकारी कंपनी है उसको बंद करके आप अपने निजी दोस्तों की दे दनादन जियो चलवा रहे हैं, इसका क्या मकसद है? आप रेल को बेच रहे हैं, सेल को बेच रहे हैं। मैं जानता हूं आप देश की सारी व्यवस्थाओं को, सारी कंपनियों जो व्यवस्थाएं हैं, निजी कंपनियों को बेच करके, सरकारी संस्थाओं को निजी कंपनियों को बेच करके आप अपने दोस्त नीरव मोदी के साथ विदेश चले जाना चाहते हैं। ये मैं जानता हूं क्योंकि इनके दोस्त जो हैं वो विदेश भाग चुके हैं। उसी तरह ये देश को विदेशी लोगों के हवाले। क्या ये सारी चीजें आरएसएस की साजिश है क्या? बिल्कुल आरएसएस की साजिश है जी। देश की तमाम संपत्तियों को प्राइवेट कर देना क्या ये साजिश के तहत किया जा रहा है? ये जो सरकार चल रही है इसमें एक मानसिकता है, जो मानसिकता मैंने आपको कई बार, अभी 2 बार बोल चुका हूं, दो राष्ट्र सिद्धांत पर काम करने वालों की मानसिकता है। पूंजीपतियों का राज, ये पूंजीपतियों का राज बना देना चाहते हैं। ये देश के किसानों की आवाजों को नहीं सुन रहे। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी, देश के अंदर आंदोलन होते हैं, छात्र आंदोलित है, किसान आंदोलित है, महिलाएं आंदोलित हैं, वकील आंदोलित हैं, डॉक्टर आंदोलित हैं। जब देश के अंदर इतने लोग आंदोलित हैं और प्रधानमंत्री जी मूक दर्शक बने हुए हैं, इसका मतलब है कोई एक ऐसी विचारधारा उन पर, उनकी जुबान पर लगाम लगाए हुए है जो बहुत बड़ी ताकत में है। उस विचारधारा के खिलाफ बोलने की इनकी ताकत नहीं है और वो विचारधारा कोई और विचारधारा नहीं है। मैं बेबाक अंदाज में बोलता हूं, वो आरएसएस की विचारधारा है जो देश को पुनः गुलाम बना देना चाहते हैं। कह रहे हैं सबका साथ है, सबका विकास है, सबकी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं सिर्फ किसी कम्युनिटी की? न युवाओं की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, न किसानों की बात करते हैं, न महिलाओं की बात करते हैं, न छात्रों की बात करते हैं, न अध्यापकों की बात करते हैं। आप बताइए, न जवानों की बात करते हैं। जवान अगर उनके खिलाफ आवाज उठा देता है तो उसे देशद्रोही, किसान उनके खिलाफ आवाज उठा देता है वो देशद्रोही। अगर पंजाब प्रांत से लोग आकर के यहाँ आंदोलन में खड़े होते हैं वो खालिस्तानी हो जाते हैं। कैसे आप कह सकते हो? मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा खालिस्तानी, सबसे बड़ा टेररिस्ट वो है जो अपने देश की जनता की आवाज को न सुन सके, जिसके दम पर वो सरकार बनाई है, जिसके वोट से वो सरकार बनाए हुए है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग एकजुट होकर के जब काम करेंगे तब ये देश आगे बढ़ेगा। तो एकता की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हो तोड़ने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एकता की बात करते हैं लेकिन उस पर अमल कहाँ करते हैं? वो मुंह से कहते हैं, मैं आपको कितनी बार बताया है, वो उनके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है जो उनको नहीं बोलने देती है। अगर ऐसी बात होती तो आप मुझे बताइए, त्रिपुरा के अंदर एक कम्युनिटी पर जुल्म किया जा रहा है, क्यों प्रधानमंत्री वहां नहीं बोलते? वहां के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं आदेश करते हैं? गृह मंत्री जाकर के वहां का क्यों जायजा नहीं लेते? वहां के जो है डीजीपी से क्यों नहीं पूछते हैं कि क्या है, एक कौम को क्यों बर्बाद किया जाता है?